नमस्कार। रियल एस्टेट की दुनिया में ना अक्सर बिल्डर्स और खरीदार दोनों के मन में ये सवाल आता है, भाई ये रेरा अकाउंट क्या होता है और ये कलेक्शन अकाउंट से इसका क्या लेना देना है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास रेरा खाते, संग्रह और उपयोग का विवरण से कुछ जानकारी है, जिसमें सीए देवेन पटेल के भी कुछ पॉइंट्स हैं। कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें कि ये अकाउंट्स काम कैसे करते हैं और कैसे ये रियल एस्टेट में मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन अकाउंट की। तो ऐसा समझिए कि जब कोई घर खरीदने वाला बिल्डर को पैसे देता है, पेमेंट करता है, तो वो सारा पैसा सबसे पहले कहाँ जमा होता है? वो पैसा जाता है कलेक्शन अकाउंट में, है ना। इसको हम एक तरह का मैंडेट या कह लें गेटवे अकाउंट मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। सारा पैसा मतलब 100% पेमेंट पहले इसी कलेक्शन अकाउंट में आता है। अच्छा, यहीं से फिर आगे का बंटवारा होता है रेरा के नियमों के हिसाब से। हाँ, और वो बंटवारा शायद वो 70-30 वाला है ना? एग्जैक्टली। इस कलेक्शन अकाउंट से 70% पैसा जाता है एक स्पेशल अकाउंट में, जिसे रेरा अकाउंट कहते हैं, और बाकी का जो 30% है वो जाता है बिल्डर के अपने करंट अकाउंट में। तो ये जो 70% रेरा अकाउंट में जा रहा है, इसका क्या खास मकसद है? देखिए, ये 70% वाला जो हिस्सा है वो दरअसल एक तरह का सेफ्टी नेट है घर खरीदारों के लिए। ये एक अलग बैंक अकाउंट होता है जो खास उसी प्रोजेक्ट के लिए खुलता है। अच्छा। और ये रेरा कानून के तहत मतलब मैंडेटरी है, खोलना ही पड़ता है। ओके। और सबसे जरूरी बात, इस 70% पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी बनाने की लागत, अच्छा, और लैंड कॉस्ट यानी जमीन की लागत के लिए ही हो सकता है। बिल्डर इसे कहीं और यूज नहीं कर सकता। मतलब ये पैसा पूरी तरह से उसी प्रोजेक्ट के लिए लॉक्ड है। हाँ, एक तरह से लॉक्ड ही समझिए। लेकिन फिर बिल्डर इसे निकालता कैसे है? मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत तो पड़ेगी। हाँ, जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्डर जब चाहे जितना चाहे निकाल ले। यहीं पे वो चेक और बैलेंसेस आते हैं। इस 70% वाले रेरा अकाउंट से पैसा निकालने के लिए बिल्डर को 3 लोगों से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। 3 लोग? कौन कौन? एक तो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट का इंजीनियर और तीसरा एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए। अच्छा, सीए का भी रोल है इसमें? हाँ, बहुत अहम रोल है। ये तीनों सर्टिफाई करते हैं कि प्रोजेक्ट का कितना काम पूरा हो गया है और उसी के अनुपात में पैसा निकाला जा रहा है या नहीं। ये कंफर्म करते हैं कि पैसा वाकई कंस्ट्रक्शन या लैंड कॉस्ट पर ही खर्च हो रहा है। ये तो काफी मजबूत सिस्टम लगता है। जैसा शायद सीए देवेन पटेल भी कहते हैं कि इससे वो फंड डाइवर्जन वाली दिक्कत कम होती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम है उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, जहां पहले एक प्रोजेक्ट का पैसा उठाकर दूसरे में लगा दिया जाता था। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई 70% की बात। अब वो जो बाकी 30% बिल्डर के करंट अकाउंट में गया था, उसका क्या? वो जो 30% है वो बिल्डर को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। उस पैसे को बिल्डर प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसे मार्केटिंग का खर्चा हो गया, सेल्स टीम का खर्चा, या फिर ऑफिस चलाने के खर्चे मतलब एडमिन एक्सपेंसेस, लीगल फीस वगैरह। और हाँ, इसमें बिल्डर का अपना प्रॉफिट मार्जिन भी शामिल हो सकता है। ओके, मतलब वो पैसा कंस्ट्रक्शन और लैंड के अलावा बाकी सब जरूरतों के लिए है। हाँ, वो खर्चे जो सीधे तौर पर ईंट पत्थर या जमीन से नहीं जुड़े पर प्रोजेक्ट चलाने के लिए जरूरी हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, ये कलेक्शन अकाउंट, फिर 70% रेरा अकाउंट में जाना, वो भी सर्टिफिकेशन के साथ, और 30% बिल्डर के पास। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि घर खरीदार का पैसा ज्यादा सुरक्षित है और पारदर्शिता भी बड़ी है। बिल्कुल। देखिए, ये सिस्टम परफेक्ट शायद ना हो, लेकिन इसने निश्चित रूप से पारदर्शिता बढ़ाई है और बिल्डर्स पर एक वित्तीय अनुशासन, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लागू किया है। जैसा सीए देवेन पटेल भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो फ्लो कुछ ऐसा है। हाँ। पेमेंट आया कलेक्शन अकाउंट में, वहां से 70% गया रेरा अकाउंट में, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और लैंड के लिए है और सर्टिफाइड तरीके से निकलेगा, और बाकी 30% गया बिल्डर के करंट अकाउंट में, जो वो दूसरे खर्चों और अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एकदम सही, यही है पूरा मैकेनिज्म। ये रेरा की कोशिश है रियल एस्टेट में विश्वास बढ़ाने की। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। ये व्यवस्था ठीक है, फाइनेंशियल सेफ्टी बढ़ती है, पर क्या घर खरीदारों को सिर्फ इसी पर निर्भर रहना चाहिए? या प्रोजेक्ट चुनते समय लोकेशन, बिल्डर की अपनी रेपुटेशन कैसी है, पहले के प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर किए हैं, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, इन सब पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी नहीं है? बिल्कुल सोचने वाली